आज हम रोज़ की तरह मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज मैं एक केमिस्ट्री का टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। नाम है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल आपने 10th तक सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत ही पढ़ा होता है। जिन्होंने 11th-12th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। जिन्होंने पढ़ी है उनका रिफ़्रेश हो जाएगा सब कुछ। तो पहले तो मैं सिर्फ पीरियोडिक टेबल आपको कैसे याद करना वो सिखाऊंगा, फिर इसमें डेप्थ में चीज़ें बताऊंगा कि एस ब्लॉक क्यों एस ब्लॉक है, वो पी ब्लॉक क्यों है, वो डी ब्लॉक क्यों है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्स को याद कैसे रखना है और एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की क्यों थी। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पीरियोडिक टेबल में वैसे तो 4 ब्लॉक्स हैं, बट मेनली हमें 3 ही पढ़ने हैं। नंबर 1 एस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक एंड देन डी ब्लॉक। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं एंड पीरियड्स कितने हैं, 7। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सीधा सीधा पूछ लेंगे हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन आवर पीरियोडिक टेबल। तो ऑप्शन दिए होंगे 18, 19, 20, 21 जैसे भी है। तो सीधा आपको याद रखना है कि 18 ही ग्रुप्स हैं और 7 ही पीरियड्स हैं। इस पर क्वेश्चन सीधा बन जाएगा। फिर बाकी चीज़ें आपको पता है, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड होते हैं। उन पर डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको पीरियोडिक टेबल रटना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, देन लिथियम, then sodium, then potassium, then rubidium, then cesium and finally francium। तो ये है हमारे ये 2 ही एस ब्लॉक होते हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों को कंबाइनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। देन यहाँ से लेके एंड तक इसको कंबाइनली पी ब्लॉक कहते हैं और बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक को डी ब्लॉक कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, हम ले ना पाते रोज़ से फ्रेगरेंस। अब आप बोलोगे कि हम ले ना तक तो ठीक था, इसको पाते क्यों बोल रहे हो। के किसका सिंबल है, पोटेशियम का सिंबल है ना। तो पोटेशियम, पी फॉर पोटेशियम, और हम ले ना पाते रोज़ से फ्रेगरेंस। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। बस हाइड्रोजन इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल भी नहीं है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, बट इसको एस ब्लॉक में रखा हुआ है। अब जिसने भी इसकी ग्रुपिंग की थी उसने डाल दिया। देन हमारा दूसरा देखते हैं एस ब्लॉक। यहाँ पे आता है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब इसे कैसे याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इजी है याद रखना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब ऐसी चीज़ों से ही याद रहेगा ये, ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। स्टार्टिंग वाला था हम ले ना पाते रोज़ से फ्रेगरेंस, और सेकंड है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, और इनके नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले मैं लास्ट वाला लिख लेता हूँ, हीलियम। अब हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसको यहाँ पे रखा हुआ है। बट याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि हीलियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि ये पी वाली साइड है, तो हम मान के चलते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब आपको ये कैसे याद रखना है, तो इसके बाद आता है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है, बैगिट, सिंपल, BAGIT, बैगिट। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देन आ जाते हैं हम कार्बन वाले ग्रुप पे। तो कार्बन के बाद आएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड।
टिन और लेड का सिंबल थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि टिन का सिंबल है SN और लेड का सिंबल है PB, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसको कैसे याद रखना है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कॉलेज स्टूडेंट गेट्स सम प्रॉब्लम, कॉलेज स्टूडेंट गेट्स सम प्रॉब्लम, सिंपल है, याद रखना। देन हम आ जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इसको याद रखने का मेरे पास तरीका तो कोई नहीं है, मुझे याद है, आप भी ऐसे ही कर लो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देन आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। और फ्लोरीन वाली तो आपको पता ही है, इनको हेलोजेंस कहते हैं कंबाइनली, और ये इजी है याद रखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एंड इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। S ब्लॉक भी पूरा हो गया, P ब्लॉक भी पूरा हो गया। अब सबसे मुश्किल आती है बच्चों को D ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने में। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़। मैंगनीज़ और मैग्नीशियम में फ़र्क है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, ये मैंगनीज़ है, ये मैग्नीशियम है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन। आयरन का सिंबल देख लेना, Fe है, I नहीं है, I फॉर आयोडीन है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इसको कैसे याद रखना, तो देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं करे जमा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं करे जमा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बहुत आसान है ये। देन हमारा नेक्स्ट D ब्लॉक आ जाता है। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। अब इसे कैसे याद रखना है, ये थोड़ा सा हंसी वाला है तो गलत नहीं समझना। ये ज़रा ना मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। ये ज़रा ना मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें याद रखने के तरीके हैं इनका मीनिंग कुछ नहीं है, बस ये है कि इस तरीके से याद रह जाते हैं। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। अब लास्ट वाला देखते हैं। लैंथनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। थोड़े नाम आपको अजीब लग रहे होंगे क्योंकि ये कॉमनली यूज एलिमेंट्स नहीं है, बट फिर भी एक बार फिर सुन लो। लैंथनम,
हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल याद रखना W, लैंथनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। ये प्लैटिनम है या प्लाडियम है, फ़र्क है दोनों में। प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। मरकरी और सिल्वर का सिंबल ध्यान रखना, सिल्वर का Ag है, मरकरी का Hg है और गोल्ड का Au। अब इसे कैसे याद रखना, तो ये भी थोड़ा हंसी वाला है बट फिर भी ध्यान से सुनो। लैला हम तेरे वास्ते रेत और ईंट पर अटके हैं। लैला हम तेरे वास्ते रेत और ईंट पर अटके हैं, ऐसे याद रहेगा आपको। फिर से सुन लो। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं करे जमा। ये ज़रा ना मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। लैला हम तेरे वास्ते रेत और ईंट पर अटके हैं। तो इस तरह से डी ब्लॉक भी आपको याद हो जाएगा। पी ब्लॉक में थोड़ा सा करना पड़ेगा और एस ब्लॉक भी मैंने बता दिया। हम ले ना पाते रोज़ से फ्रेगरेंस, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। और ये मैंने बता दिया बैग इट, और ये कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। अब ये तो हुआ पूरा पीरियोडिक टेबल जितना हमारे काम का है। अभी मैंने ये सारा नहीं लिखा है क्योंकि लेंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स मिसिंग है जिनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। और यहाँ पे आता है एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स मिसिंग है जिनको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की हम अलग से स्टडी करते हैं जो कि एसएससी के सिलेबस से बिल्कुल ही बाहर है, आपको नहीं करना बिल्कुल भी उसके बारे में। प्लस एक्टिनाइड्स में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स आपके काम के हैं, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, क्योंकि वो तीनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और न्यूक्लियर फिजन में काम आते हैं। तो उनका एटॉमिक नंबर मैं बता देता हूँ एक बार। थोरियम का होता है 90, यूरेनियम का होता है 92 और प्लूटोनियम का होता है 94। इन पे मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, उनमें से कॉन्टीन्यूसली एमिशंस हुए जा रही हैं। एमिशंस हो रही है मतलब कि उनमें से एनर्जी का लॉस होता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ मास, क्योंकि आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है, E=mc²। तो एनर्जी और मास कन्वर्टिबल है। उसी तरह ये जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनमें कॉन्टीन्यूसली एमिशंस होती रहती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, न्यूट्रिनो, ये सब बाहर निकलता रहता है कॉन्टीन्यूसली। और ये एलिमेंट्स फर्दर ब्रेक होते हैं इनटू लाइटर न्यूक्लियाई क्योंकि इनका न्यूक्लियस इतना हैवी है। अब 92 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब 92 प्रोटॉन्स मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो, तो आपस में रिपल्शंस होंगी। जब रिपल्शंस होंगी तो कैसे स्टेबल रह सकता है कोई एलिमेंट जब इतनी ज़्यादा रिपल्शंस बढ़ जाती हैं। तो छोटे छोटे में इतनी रिपल्शंस नहीं होती। अब आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 प्रोटॉन्स कितनी रिपल्शन कर लेंगे, बट 92 प्रोटॉन्स तो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन करेंगे ना। तो ये बिल्कुल ही स्टेबल एलिमेंट्स नहीं होते, इनका न्यूक्लियस बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है। प्लस और बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल में कौन कौन रेडियो एक्टिव है। यहाँ से हमारा फ्रांशियम, यहाँ से रेडियम, जिन पर स्टार लगा रहा हूँ ये रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है और रेडॉन भी। एस्टाटीन नहीं पूछेंगे इनमें से कौन रेडियो एक्टिव है, बट ये दोनों डेफिनेटली हैं और ये तीनों तो हैं ही क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने ऐसी ग्रुपिंग क्यों की, क्या ज़रूरत पड़ी हमें कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर पाए? अब मैंने पहले ही बताया आपको कि लिथियम से लेके फ्रांशियम तक अगर आपने लिथियम अच्छे से स्टडी कर लिया ना, मतलब आपको सोडियम की भी प्रॉपर्टीज़ पता चल गई, पोटाशियम की भी पता चल गई। यही मकसद था इनको ग्रुप्स में डालने का। प्लस इनमें एक पैटर्न चलता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। एटॉमिक नंबर मैं बता दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांशियम का 87। अब आप देखो एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 से 3 हुआ, 2 ऐड हुए, 3 से 11 हुआ, 8 ऐड हुए, 11 से 19 हुआ, 8 ऐड हुए, 19 से 37 हुआ, 18 ऐड हुए, 37 से 55 हुआ, फिर से 18 ऐड हुए और 55 से 87 हुआ, 32 ऐड हुए।
मतलब सबसे पहले 2 ऐड होते हैं, देन 8, देन अगेन 8, फिर से 18, फिर से 18 और फाइनली 32। यहाँ देख लो, चाहे चाहे यहाँ देख लो, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। अब मुझे इसका 4 पता चल गया, अब इसका 4 है तो अगले वाले का +8 होगा, तो इसका ऑब्वियसली 12 होगा। नेक्स्ट वाले का मैग्नीशियम का 12, नेक्स्ट वाले का अगेन +8 होगा तो कैल्शियम का 20, देन +18 तो स्ट्रॉन्शियम का 38। अब सामने दिख रहा है 37 38, तो ये 56 आ जाएगा और ये 88 आ जाएगा। स्कैंडियम से लेके तो ये तो सीधे सीधे लिखने, स्कैंडियम का 21 है, ये 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसी तरह 39 ऐसे चलता रहेगा, बट हमें हायर एलिमेंट्स का नहीं देखना, हमें देखना बोरॉन का। तो बेरिलियम का 4 पे ख़त्म हुआ था, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। अब एल्यूमिनियम का निकालना है, तो इसका 5 है। हमें पता है बेरिलियम से मैग्नीशियम पे गए थे तो 4 + 8 हुआ था, तो यहाँ 5 + 8 होगा, तो एल्यूमिनियम का आ जाएगा 13। अब वापस 8 ऐड नहीं होंगे जैसा कि यहाँ तक होते थे, अब सीधा इसमें 18 ऐड हो जाएंगे। यहाँ तक 8 होते थे, क्योंकि अब बीच में 10 एलिमेंट और पड़ चुके हैं, तो अब 8 ऐड नहीं होंगे, अब 18 ऐड होंगे, तो गैलियम का होगा 31। 31 में अगेन 18 ऐड होंगे तो 49, और फिर इसमें 32 ऐड होंगे, 49 और 32 हो गए 81। सिलिकॉन का लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं, 13 के बाद 14 आ जाएगा इसका, फिर 32, फिर 50 और देन 82। फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का 83। सल्फर का 16 है, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52, पोलोनियम का 84, क्लोरीन का हमें पता 17 है, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टाडाइन का आ जाएगा 85, और ये 18 36 54 एंड 86। अब इन सभी एलिमेंट्स में से कुछ गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कुछ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। हमें पता है जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह ये सभी गैसेस ही होंगी, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जो ब्रोमीन है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड है। तो ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो ऑप्शन में जो है ना वो मरकरी भी दे देंगे, बट हमें ध्यान रखना मरकरी इज़ ए मेटल। मरकरी मेटल है जो कि सॉलिड नहीं है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन मेटल नहीं है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि हमसे मेटल पूछा कि नॉन मेटल पूछा। अगर मेटल पूछा तो मरकरी, नॉन मेटल पूछा तो ब्रोमीन, बट हमने मरकरी ही सुना होता है तो हम मरकरी लगा के आ जाएंगे। तो ध्यान रखना आपको, नॉन मेटल पूछा कि मेटल। मरकरी इज़ अ मेटल which is liquid at room temperature and bromine is a non-metal which is liquid at room temperature. Then और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कली मेटल्स कौन से हैं, तो ये सभी अल्कली मेटल्स हैं जो इस ग्रुप में आ रहे हैं। सेकंड वाले ग्रुप में जो आते हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड टुगेदर दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हेलोजन्स आ गए, फ्लोरीन वाला ग्रुप, और लास्ट वाला ग्रुप तो है हमें पता है नोबल गैसेस, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। अब क्यों रिएक्ट नहीं करते उसके पीछे की केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि वो क्यों स्टेबल हैं, वैलेंसी भी पढ़ते हैं। अभी अगर इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट एलिमेंट कौन सा है, मतलब जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो आपको याद रखना है ऑस्मियम। Osmium is the densest
और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, हार्डेस्ट, तो वो हमारा आ जाएगा टंगस्टन। इसीलिए तो ये बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता है, क्योंकि ये काफ़ी टफ मटेरियल है, नॉर्मली मेल्ट नहीं होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। ऐसे तो आपको पता है डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन, बट डायमंड जो है वो मेटल या नॉन मेटल में नहीं आता, वो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो अलग चीज़ है, उसको यहाँ मत मिक्स करना। डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की फॉर्म्स हैं, जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जो आपने 10th में पढ़ी होंगी, फुलरीन्स भी होती है उसमें। तो डायमंड उस चीज़ में आता है, मेटल नॉन मेटल में डायमंड नहीं आता। तो ऑस्मियम हो गया डेंसेस्ट, टंगस्टन हो गया हार्डेस्ट। एक और चीज़ पढ़ लो कि जो जितना भी टेक्नीशियम है इस समय वो सब आर्टिफिशियल है, नेचुरली अकरिंग टेक्नीशियम नहीं है। टेक्नीशियम जितना भी इस टाइम पे अवेलेबल है सभी आर्टिफिशियल है। और लेंथनम के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं, जो 14 मैंने नहीं लिखे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका होता है 72, तो 58 से लेकर जो 71 तक है उनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आता है एक्टीनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। तो 89 से लेके 102 तक जो भी आएंगे, 103 तक, वो सभी एक्टिनाइड्स होते हैं, जिनमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट थे वो लिख दिए, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये तीनों रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज़ होंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव सबस्टांस हमें पता है एटम बॉम्ब में भी यूज़ होते हैं, लेकिन उसको हम अगर कंट्रोल कर लें रिएक्शन को तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स नॉर्मली मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो नॉर्मली मेटल्स ही हैं ये सभी के सभी, बट थोड़ा थोड़ा इनमें नॉन मेटेलिक करेक्टर भी होता है, इसलिए मेटलॉइड्स कहते हैं इनको। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, एक फेज से दूसरे फेज में जान कोई चेंज आ रही है ना, तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ चेंज हो रही है और उसमें कोई ब्रिज की तरह एक्ट करता है ना, उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट चल रही है इस चीज़ की। जैसे कोई रिएक्शन ही चल रही होती है तो बीच में हमें पता है एक अनस्टेबल सा प्रोडक्ट बनता है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होगे, तो फाइनली जाके प्रोडक्ट बनता है। जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट बनता है हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते। वो चीज़ें बात की, पहले मैं आपको थोड़ा वैलेंसी के बारे में बताता हूँ। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक चीज़ बता देता हूँ कि ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 कहाँ से आया। तो ये बोहर ने शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि ये शेल होता है L, M, N, O, इस तरह से उसने शेल्स कहा था। और उसने ये भी कहा था कि के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए हमारे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आए, 2, हाइड्रोजन और हीलियम। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए हमारे सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आए, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थर्ड में भी 8, तो थर्ड में भी 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फोर्थ में कितने बोला था उसने, 18, तो 18 ही है, 1, 2, 3, 4। ऑब्वियसली बात है, पूरी लाइन फिल है और मैंने कहा कितने ग्रुप्स अवेलेबल हैं, 18 है, तो पूरे के पूरे 18 आएंगे। फिर अगेन 18 इसमें। अगले में 32 क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैं बोल तो रहा हूँ कि लेंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स मिसिंग है, जो कि अलग से हम लिखते हैं लेंथेनाइड्स की फॉर्म में। तो अगर वो 14 भी यहाँ ऐड कर दो तो 18 + 14 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो ये ट्रेंड हमें बोहर मॉडल से मिला था, जो उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल्स में घूमते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसने डिफाइन किया था कि के की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, एल की 8, एम की 8, फिर 18, 18, 32 ऐसे पैटर्न चलेगा। तो ये वहाँ से आया, बट इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ इसमें। अभी हम थोड़ा सा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। फर्स्ट 20 से मेरा मतलब है जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक आ रहा है। तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले नंबरिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, देन आता है हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम,
5th नंबर पे आ जाएगा बोरॉन, 6th पे आएगा कार्बन, 7th पे आ जाएगा नाइट्रोजन, 8th पे आ जाएगा ऑक्सीजन, देन 9th पे आ जाएगा हमारा फ्लोरीन, 10th पे आ जाएगा नियॉन, 11th पे आ गया हमारा सोडियम, 12th पे आ गया मैग्नीशियम, 13th पे आ गया एल्यूमिनियम, 14th पे आ गया सिलिकॉन, 15th इज फॉस्फोरस, 16th is sulfur, 17th is chlorine, 18th is argon, 19th potassium, and 20th is calcium. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अच्छे से आते हैं ना, केमिस्ट्री में वो खुद को राजा समझ सकता है, क्योंकि यहीं से केमिस्ट्री डेवलप होती है। जब आपको एटॉमिक नंबर पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चलेगी, मास नंबर पता चलेगा, तो इन्हीं चीज़ों पे आजकल क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने नंबरिंग की है ना, इसी को आप एटॉमिक नंबर समझो। ये आ गया एलिमेंट का नाम। केमिस्ट्री में एलिमेंट के नाम से ज़्यादा सिंबल इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिंबल से पहचानना आना चाहिए। तो हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li। अब सिंबल्स को लिखने का एक तरीका रहता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, क्योंकि हमें गलती लगने का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कैपिटल C और कैपिटल O, तो आप इसे क्या रीड करोगे? कोबाल्ट? नहीं, ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर कहीं पे लिखा हुआ कैपिटल C और स्मॉल O, तो ये कोबाल्ट का सिंबल है। ये एक ही एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट कंबाइन कर चुके हैं और एक कंपाउंड बना चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिंबल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर पेपर में यही पूछ ले CO से आप क्या समझे, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो जिसने कोबाल्ट पढ़ा होगा CO, तो वो इसको भी लगा के आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सेकंड वाला जो भी अल्फ़ाबेट आएगा वो स्मॉल लेटर्स में चाहिए। अगर कैपिटल्स में आता है तो वो कंपाउंड बन जाता है। तभी तो हम क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं ना, ये L स्मॉल डालते हैं, क्योंकि क्लोरीन एक एलिमेंट है। नेक्स्ट लिखते हैं बेरिलियम का Be, बोरॉन का सिंपल B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na। अब सोडियम का Na देख के घबराना नहीं है, इनके लैटिन या ग्रीक नेम से डाला हुआ है इनका सिंबल कई एलिमेंट्स का, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गॉन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। अब बच्चों को गलती किस में लगती है? पोटेशियम में और फॉस्फोरस में। तो फॉस्फोरस का सिंबल P है, पोटेशियम का सिंबल K है। अगर पोटेशियम का सिंबल कभी भूल जाए तो याद कर लो कि विटामिन K में किसकी डेफिशिएंसी होती है, मतलब विटामिन K की डेफिशिएंसी हुई है तो क्या चीज़ें लेनी चाहिए? पोटेशियम रिच फूड्स लेने चाहिए। तो वहाँ से विटामिन K से रिलेट कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो किसी तरह के, पोटेशियम का सिंबल K है और फॉस्फोरस का P है। मतलब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद हमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम मैं उसको बोलूँगा जिसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है। जैसे अगर मैंने कहीं पे Na पॉजिटिव लिख दिया, तो इस टाइम पे ये सोडियम जो है न्यूट्रल नहीं है, ये सोडियम एटम नहीं है,
ये सोडियम आयन बन चुका है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज कैटायन बन चुका है इस टाइम पे। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को एनॉयंस बोलते हैं, जैसे Cl नेगेटिव। अब किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है, क्यों? आखिर क्या वजह, मतलब कि उनको इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने पड़ते हैं और जो नोबल गैसेस हैं उनको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसके समझने के लिए पहले मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। बोहर ने क्या कहा था कि अंदर न्यूक्लियस है जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और अराउंड देम इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इन शेल्स। फर्स्ट शेल को उसने के शेल बोला, सेकंड को एल शेल बोला, थर्ड को एम, देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बट स्टार्ट उसने के से किया। जब तक बोहर ने ये थ्योरी दी थी ना, तब तक न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। हमें नहीं पता था कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है। तब तक इतना ही पता था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं और वो भी शेल्स में। क्योंकि तब तक हमें यही लगता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिकल्स हैं और हमें लगता था कि वो शेल्स में घूमते होंगे। और आपको पता ही है कि न्यूक्लियस किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंट नहीं कहेंगे, डिस्कवर कहेंगे। तो वो किया था रदरफोर्ड ने, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था जो। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन वगैरह ने, जे थॉमसन ने किए थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। जे थॉमसन का मॉडल भी पढ़ा होगा आपने कि उसने कहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं जैसे सीड्स इन ए वाटरमेलन। उसने कहा अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डले हुए हैं जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं। और जिसको उसने स्फीयर बोला, उसने कहा इस स्फीयर पे जो चार्ज है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। तो वो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए उसकी थ्योरी फेल होगी। देन हमारे आए रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली और उसको अल्फ़ा पार्टिकल से हिट करना शुरू किया। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो उसने ऐसे मान लो गोल्ड फॉइल ली होगी, उसको अल्फ़ा पार्टिकल से हिट कर रहा है। तो उसने देखा कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो जा रहे हैं ना, वो सीधे निकल जा रहे हैं। मतलब वो उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ ही नहीं रही। ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अपना पाथ रिट्रेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ टकराएंगे और वापस आ जाएंगे। उसने क्या कहा कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे सीधे चले गए आगे, उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आया ही नहीं। वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए बाय सम एंगल। और 1 in 18,000 कह लो वो हुआ कि जिसने अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लिया हो, मतलब टकरा के वापस आ गया। तो इससे उसने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए कि जो एटम के अंदर स्पेस है ना, वो मैक्सिमम खाली है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फेंक रहे हैं ना, तो वो सीधे सीधे निकल जा रहे हैं। तो उसको लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो इनको रोक रही हो, तो इसका मतलब मैक्सिमम जगह खाली है। बट कुछ तो थे जो यहाँ चिपक नहीं रहे थे, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। अब आपको इतना पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हिट करेगा अगर नेगेटिव चार्ज को, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो वहीं पे चिपक जाएगा। समझ जाओ इस तरह से कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो जुड़ जाते हैं, जैसे मैग्नेट का केस होता है। बट उसने देखा कि वो तो यार डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। वो डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं बट सिमिलर चार्जेस तो रिपेल करते हैं ना। तो जब भी वो उस जिस भी चीज़ को टकरा रहा है उसको टकरा के रिपेल हो जा रहा है। और बहुत कम जो है वो भी वापस आ जा रहे हैं, वो भी जो सीधे सीधे भी टकरा रहे हैं वो भी वहाँ रुक नहीं रहे, वो वापस आ जा रहे हैं। इससे उसको इतना तो पता चल गया कि एटम के अंदर जो है ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो यहाँ तो मेरे अल्फ़ा पार्टिकल वापस आ जा रहे हैं, या बिल्कुल सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, या बहुत कम है जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, रुक कोई नहीं रहा। तो इससे उसको पता चला कि एटम के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है। बिल्कुल उसको लगा कि बहुत ही स्मॉल साइज न्यूक्लियस है, सारा का सारा एटम का मास उसी के अंदर है, बाकी पूरा एटम खाली है। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जितना भी एटम का मास है ना,
वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस कुछ बहुत बड़ा नहीं है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ही छोटा है, मैक्सिमम एटम के अंदर स्पेस खाली है। तो इससे उसने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया। देन चैडविक ने 1932 में कहा कि नहीं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। फिर उसके बाद हमारा मास नंबर वगैरह का कॉन्सेप्ट आया। अब हमें इतना पता चल चुका है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल वर्ड से बना, तो तभी तो इसका मास ज़्यादा है, क्योंकि इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं। जिसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं उनका मास तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा होगा। तो सबसे पहली टर्म थी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने बताया कुछ नहीं होता, इट इज़ सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, और अगर न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं इसका मतलब बाहर जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे अगर सोडियम न्यूट्रल है। अगर Na पॉजिटिव की बात करूँ तो उसके पास सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं, एक वो लूज़ कर चुके हैं, वो बाद में बात करते हैं। एटॉमिक नंबर के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मास नंबर। बहुत सारे बच्चे मास नंबर और एटॉमिक मास में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है मास नंबर और एटॉमिक मास सेम ही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है। एटॉमिक मास जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास कितना है, जो कि हम AMU में निकालते हैं या ग्राम्स में दिया होता है कभी कभी। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। बल्कि मास नंबर जो है ये एक होल नंबर निकल के आएगा, ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल होल नंबर निकल के आएगा। और एटॉमिक मास तो कुछ भी आ सकता है, 35.5 आ सकता है, 23.001 आ सकता है, क्योंकि ये तो वेट कर रहा है ना, हमें मास चेक करने को हम वेट ही बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जबकि वेट और मास दो अलग चीज़ें हैं अगर फिजिक्स से देखें तो। बट ये समझ लो इसका वज़न करके देखा जा रहा है। बट ये मास नंबर जो है ये अलग चीज़ है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली हम कभी कभी न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अगर मेरे को कोई बोले कि यूरेनियम में 235 न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो मैं समझ जाऊंगा किसकी बात चल रही है, मास नंबर की, क्योंकि मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर। अब जैसे आपने कई जगह भी ये नोटेशन देखी होगी, कार्बन 6 12, तो ये 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, C इसका सिंबल है कार्बन का, और 12 इसका मास नंबर है। ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। अब इसी से मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। मेरे को यहाँ से पता चल गया कि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 6। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, तभी तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो मेरे से कोई यहाँ से पूछ ले कार्बन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो मैं मास नंबर लिखूँगा। मास नंबर होता किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी आ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी आ रहे हैं। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूँगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो निकलेंगे। ध्यान से देखो, थोड़ा मैथ यूज़ करते हैं इसमें भी। मास नंबर किसके बराबर था, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर था, प्रोटॉन्स के बराबर। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं कितने हैं, मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं कितने हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। तो फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस करूँ तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन्स ही तो निकलेंगे। इट मीन्स मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। अब जो छोटे एलिमेंट्स हैं ना, इनमें न्यूट्रॉन्स जो है उतने ही होते हैं जितने के प्रोटॉन्स होते हैं, ऑलमोस्ट। मतलब कि जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, मतलब इनमें मास नंबर इनका ऑलमोस्ट डबल होता है। बट हैवियर एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता, जैसे यूरेनियम।
यूरेनियम 92 135 नहीं 235, यूरेनियम 92 235। अब अगर यहाँ पे डबल है तो हमारे मुताबिक यहाँ पे भी डबल होना चाहिए था, बट 92 का डबल क्या होता है 184, बट ये तो 184 से बहुत ज़्यादा है। तो मतलब हैवियर एलिमेंट्स में जो है न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। प्रोटॉन्स तो 92 ही हैं, प्रोटॉन्स तो यहाँ भी 92 ही होंगे, बट न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, इसलिए उनका न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। मतलब इतना मास जो है उससे संभाला ही नहीं जाता है। जबकि स्मॉलर एलिमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, जितने प्रोटॉन्स हैं इतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ इतनी रिपल्शंस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, मास भी इनका नॉर्मल है। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आइसोटोप्स। तो एग्जांपल से देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये तीनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्योंकि यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इट मीन्स एलिमेंट सेम होगा, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब अगर एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे मास नंबर 12 है, यहाँ पे मास नंबर 13 है, यहाँ मास नंबर 14 है। अब मास नंबर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए। यहाँ 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ 7 न्यूट्रॉन है, यहाँ 8 न्यूट्रॉन है। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। और आपको पता होना चाहिए कार्बन का ये वाला आइसोटोप जो है ये फॉसिल्स की एज बताने में हेल्प करता है। तो जितने भी पुराने रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स या डेड बॉडी कितनी पुरानी है, इसमें कार्बन 14 यूज़ होता है, जिसको हम कार्बन 14 डेटिंग भी बोलते हैं। ये एक टेक्निक है जो पुराने फॉसिल्स की एज बता देती है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि ये जो रिमेन्स मिले हमें यहाँ पे ये कितने साल पुराने होंगे, ऐसे गैस थोड़ी लगाते हैं वो, इसका लैब में चेकअप होता है, उससे पता चलता है। इस टेक्निक से यूज़ होता है। अब डेप्थ में क्या होता है यहाँ पे मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है फॉसिल्स की एज बताने में। तो कार्बन का आइसोटोप 14 मास नंबर है, जिसका 12 और 13 नहीं। इसके बाद टर्म आती है आइसोबार्स। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। आर्गॉन 1840, कैल्शियम 2040। तो सबसे पहले तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट ही चेंज हो गया ना, वहाँ आर्गॉन है, वहाँ कैल्शियम है। आइसोटोप में क्या था, एलिमेंट सेम था, कार्बन कार्बन कार्बन, बट आइसोबार में एलिमेंट ही चेंज हो गया। तो डेफिनेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जब एलिमेंट ही डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का यूनिक है। ऑक्सीजन का 8 है तो 8 किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, इस बात को समझ जाओ। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गए, बट डिफरेंट मास नंबर नहीं होगा, सेम मास नंबर होगा। लास्ट केस में क्या था, मास नंबर डिफरेंट था। कार्बन का एक केस में 12 आ रहा था, अगले में 13 आ रहा था, अगले में 14 आ रहा था, बट यहाँ मास नंबर सेम रहेगा। मास नंबर सेम रहेगा, एटम्स डिफरेंट रहेंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। और थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। आर्गॉन, पोटेशियम,
कैल्शियम। तो सबसे पहले एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स, तो डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ यूज़ होने वाला था। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। फिर से डेफिनेशन सुन लो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, एटम भी डिफरेंट। तो सेम क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे 38 माइनस 18 20, 39 माइनस 19 20, 40 माइनस 20 20। तो इन तीनों के पास कितने कितने न्यूट्रॉन्स निकल के आए, 20 20। तो जिनमें न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं दे आर नोन एज आइसोटोन्स। तो ये तीन चीज़ें मैंने आज बता दी। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको वैलेंसी के बारे में बताऊंगा कि एटम्स जो हैं, जो कि आप फॉर्मूले पढ़ते हो जैसे H2O, तो वो H2O ही क्यों है, H3O क्यों नहीं है, या HO2 क्यों नहीं है। मतलब कि कहीं पे 2 लग रहा है, कहीं पे 3 लग रहा है, जैसे AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पूरा वैलेंसी से ही पता चलेगा आपको कि कहाँ पे कितने एटम्स कंबाइन होते हैं, तो तब जाके कंपाउंड बनता है। सारे सेम के नहीं होते, जैसे NaCl, सोडियम का भी एक, क्लोरीन का भी एक। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो में वैलेंसी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।